नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 8 की जो वसंत भाग 3 पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी ने इस में चिट्ठियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भले ही चाहे संचार साधनों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों की जो दुनिया थी वो बहुत ही निराली थी। फैक्स, SMS, ईमेल, दूरभाष कितना भी अपना प्रभुत्व आज के ज़माने में जमा ले, लेकिन चिट्ठियां ही सबसे अच्छी रही थी। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। पत्रों की दुनिया में अजीबोगरीब मतलब अनोखा। पत्र क्या होते हैं? जो चिट्ठी संदेश होते हैं वो पत्र होते हैं। पहले कागज के होते थे, ये पत्र कागज के होते थे। इनमें हम अपने विचार पेन के द्वारा लिखते थे और अब तो मोबाइल में ये SMS होने लगे हैं। ये सीधे मोबाइल में टाइप करो, पेन से लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर हम उनको डाक में डाल के आते थे, डाक से वो दूसरी जगह पहुंचते थे। तो इस प्रकार कई दिन लग जाते थे और अब क्या होता है, SMS से वो संदेश तुरंत पहुंच जाता है। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है कि जो चिट्ठी होती हैं वो स्थायी होती हैं और उनकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। आधुनिक साधन किनको कहा है? ईमेल, फैक्स, SMS, इनको आधुनिक साधन कहा है कि ये पत्रों की बराबरी नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? S की होती है शॉर्ट, M मैसेज, S होता है सर्विस। मतलब इसका हिंदी में बोले तो इसका हो जाएगा SMS का लघु संदेश सेवा। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही माने जाते हैं। दुनिया का तमाम मतलब सारा, बहुत सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित माना जाता है। केंद्रित मतलब एक जगह है, एक बिंदु पर स्थित होना। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। अनूठी मतलब अनोखी। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो पत्रों के जो भाव हैं वो हमेशा एक ही रहते हैं, उनके नाम अलग अलग जरूर होते हैं। पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। तो उर्दू भाषा में पत्र को खत कहते हैं और संस्कृत भाषा में इसको पत्री कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसको कागद कहते हैं और तेलुगु भाषा में इसको उत्तरम कहा जाता है। जाबू और लेख तथा तमिल में इसको कडिद कहा जाता है। तो ये पत्रों के विभिन्न रूप हैं कि कौन सी भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, मतलब संभाल कर ये रखते हैं। जो अपनी पुरानी यादें हैं उनको ये संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा मतलब सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। ये देखो, ये कौन है? डाकिया। ये पत्र पहुंचाने का काम करता है। एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक ये पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो ये डाक क्या होती है? डाक जहाँ चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? जहाँ जो लेटर बॉक्स होता है उसमें ये चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। तो लेटर बॉक्स में डाक
चिट्ठियां डाली जाती हैं, तो ये डाक होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 ईस्वी में यही सही ही तो कहा था कि क्या बात कही थी उन्होंने कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारा कौन होता है? हरकारा होता है डाकिया या फिर संदेश पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति। तो पहले कबूतरों के माध्यम से भी संदेश पहुंचाया जाता था। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आ चुका है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया जो है वो बदले रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। आप देखते हो आपका जो सिलेबस होता है तो उसमें पत्र लेखन को भी शामिल किया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए थे। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला जो क्रम है वो 1972 ईस्वी से चला था कि इसमें जो 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास, संचार मतलब संदेश भेजने का साधन, तथा अन्य कारणों से पत्रों की जो आवाजाही है मतलब आना जाना वो प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया, देहाती मतलब ग्रामीण भाषा के बारे में ये कहा गया है, देहात मतलब ग्रामीण अंचल, दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है क्योंकि वहाँ संचार के साधन कम पहुँचे हुए हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से चिट्ठियों की तेजी को रोका है। तो इन्होंने क्या किया है, चिट्ठियों की जो परंपरा है उनको करीब करीब ये फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने इस चिट्ठियों के जो तेजी थी उसको रोक दिया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जो व्यापारिक चिट्ठियां हैं वो तो किनके माध्यम से पहुंचती हैं? डाक के माध्यम से ही पहुंचती हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव इस संचार व्यवस्था का नहीं पड़ा है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से मतलब बहुत ही मामूली से उनकी तह में जाएं, मतलब उनकी तह मतलब किनारे मतलब उसके अंदर तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। तो आप अपने घर परिवार वालों से पूछ सकते हो कि आपने, जो बुजुर्ग है उनसे पूछो कि आपने कभी पत्र लिखा है या न लिखवाया है। तो सभी यही कहेंगे कि पहले पत्रों का ज़माना था, जो पढ़ा लिखा था वो खुद पत्र लिखता था और जो अनपढ़ थे वो दूसरों से पत्र लिखवाते थे। पत्रों का बेसब्री मतलब जल्द से, बेसब्री मतलब जिसका इंतजार ना किया गया हो, जिसने इंतजार न किया हो। बेसब्री मतलब तुरंत इंतजार वो करते थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते थे उसकी कोई मिसाल नहीं थी। कि अपने जो सैनिक थे वो सेना में रहते थे तो वो भी घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी उत्सुकता से करते थे। उनको भी उनकी ये इच्छा रहती थी कि जल्दी से उनके घर वालों का पत्र उन्हें मिल जाए और वो उनकी सलामती के बारे में जान सके। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे कि पत्र अगर ज़्यादा दूर पहुंचता था तो उनको महीना भर तक भी लग जाता था और लोग महीनों तक पत्रों का इंतजार करते रहते थे। पर अब वो बात नहीं रही क्योंकि अब परिवहन के साधन भी क्या हो गए हैं,
बढ़ चुके हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को बहुत ही कम कर दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता जो साधन था वो चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो पहले या तो पैदल जाके पत्र पहुंचाया जाता था या फिर ऊंट की सवारी करके पत्र पहुंचाया जाता था। तो संचार के साधनों के कारण इनकी दूरी कम हो गई है। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों मतलब जो पूर्वज हैं, बाप दादा परदादा, उनकी चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, कि जो अपनी पुरानी जो विरासत है, जो चिट्ठियां हैं, उनको आज भी वो संभाल कर रखे हुए। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मतलब जो व्यवसायी होते हैं, कवि, प्रशासक मतलब जो सरकार से संबंधित हो, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय मानी जाती है। अनुसंधान होता है खोज। तो किसी को कुछ इकट्ठा करने की इच्छा होती है, किसी को कुछ इकट्ठा करने की इच्छा होती है, तो इनको ये पत्र इकट्ठा करने की इच्छा थी। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम वो नहीं लिख पाते, कि अगर फोन का जरिया उस टाइम होता तो वो अपनी पुत्री को पत्र ना लिखकर वो फोन ही करते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं मतलब संभाल कर, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही माने जाते हैं। धरोहर होता है अमानत। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, कि सबसे ज़्यादा पत्र संभाल कर रखने वाले वही हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी माने जाते हैं, कि जो संग्रहालय होते हैं वहाँ इन पत्रों का संकलन हमें देखने को मिलता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना माने जाते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। इन पत्रों ने साबित कर दिया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, कि वो किसी प्रकार का कोई इंतज़ार ना करके तुरंत ये काम करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब वो देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। तो आपको पता है, जो पत्र लिखते थे, अधिक पत्र लिखने के कारण उनके दोनों हाथों से लेखन कार्य किया जाता था, तो वो दोनों हाथों से लेखन कार्य करते थे, इतने पत्र वो लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, ये बात सच है। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र मतलब एक प्रमाणित ग्रंथ। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। तो ये पत्रों का जादू माना जाता है।
यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पत्र के पंत जी के सुमित्रानंद पंत जी के 200 पत्र जो हैं वो बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में ही वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं वो भी बहुत प्रेरक मतलब प्रेरणादायक माने जाते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से लेकर 1941 तक के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो ये पत्र जो महाकवि हुए हैं उन्होंने भी पत्र लेखन विद्या का अपने जीवन में बहुत प्रयोग किया है। उन्होंने तो पुस्तकें तक भी उनके जीवन से संबंधित लिख डाली। तो ये आपको फोटो में कौन दिखाई दे रहे हैं जो पत्र लेखन कर रहे हैं, तो ये हैं महात्मा गांधी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी मानी जाती है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ था। आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, गुडविल मतलब जो अच्छी छवि वाले होते हैं, डाक विभाग की सबसे अच्छी छवि मानी जाती है। उसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी ये पहुंच है। तो पत्रों की ये विशेषता है कि घर घर तक इनकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो बरकरार है। हैसियत मतलब जिसकी औकात हो, तो इनकी औकात जो है वो अभी तक बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो, आलीशान मतलब जो शानदार हो, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक वो पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है कि जब उनको पत्र कई दिनों तक नहीं मिलते तो उनको चिंता सताने लगती है कि पत्र क्यों नहीं पहुंचा, तो वो डाकघर तक भी पहुंचे जाते हैं ये पूछने के लिए कि हमारा पत्र आया या नहीं आया। तो इतनी चिंता पहले वाले लोगों को पत्र के बारे में होती थी और हमेशा ही पत्र प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक रहते थे। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था की पत्रों के माध्यम से ही या चिट्ठी पत्रों के माध्यम से ही मनी ऑर्डर उनको किया जाता था और वो पैसे उनको डाक के माध्यम से मिलते थे। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो देवदूत क्या होता है? ईश्वर का एक प्रकार से संदेश वाहक माना जाता है कि वही उनके रुपए पहुंचाने के लिए काम आता था। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है। इस अध्याय के जो व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, प्रत्यय और संधि, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको
प्ले लिस्ट में जाकर व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक हैं वहाँ पर संधि से संबंधित और प्रत्यय से संबंधित टॉपिक जो वीडियो है वो देखें और अपनी व्याकरण को मजबूत बनाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।